ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो, वसतुल्लाह खान, शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। भारतीय मीडिया से ख़बरें आ रही हैं कि भारत ने चनाब और झेलम के दरियाओं पर पाकिस्तान का पानी रोका है, कोशिश कर रहा है। वहाँ पर ज़ाहिर है कि डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए ख़बरें चल रही हैं। इसकी हकीकत क्या है, और अगर पानी रोकने का प्रोग्राम है भारत का तो हमें अपने मुल्क में क्या करना होगा वाटर कंजर्वेशन के लिए, बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस के लिए। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स होंगे। लेकिन प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में थोड़ा एक ओवरऑल नज़र डालते हैं कि पिछले चंद हफ्तों से, दिनों से जो कशीदगी है पाकिस्तान और भारत की, वो बरकरार है। जंगी महाज पे हम देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर टेंशन बढ़ रही है, एक अनईज़ है, हाई अलर्ट पर हैं हमारी अफवाज। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कल भी एक मिसाइल फायर किया, आज भी किया, अपनी एक क्लियर मैसेज देने के लिए कि हमारे पास कैपेसिटी है, हम बिल्कुल रेडी हैं, अगर वहाँ से कोई एडवेंचर होता है तो हम उसका जवाब देंगे। तो बयानबाजी भी चल रही है वहाँ से भी, यहाँ से भी। इस दौरान सिफारती महाज पे हमने देखा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा आए हुए हैं, उन्होंने आज मुलाकातें की। उन्होंने इंडिया भी दिया है कि शायद वो कुछ दिनों के बाद भारत भी जाएंगे। ईरान का एक ऑफ़र है कि हम चाहते हैं कि कशीदगी ना हो ख़त्ते में। चीन के हवाले से भी हमने देखा कि हालिया दिनों में बार बार बयानात सामने आए हैं कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वो अपना रोल प्ले करेगा और जो भी होगा वो करेगा। तो साथ ही फिर हमने देखा कि UN सेक्रेटरी जनरल का आज बयान आया, उन्होंने फ़ोन भी किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है ये रीजन एक बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें ब्रिंक ऑफ वॉर से पीछे हटना चाहिए। दोनों मुल्कों को उन्होंने मुफ्त मशवरा दिया कि ये जो इतने बरसों में पहली बार हम देख रहे हैं इतनी कशीदगी, दोनों को पीछे हटना चाहिए। तो साइड लाइन्स पे वर्ल्ड कैपिटल्स में कोशिशें ये हो रही हैं कि भारत का जंगी जुनून जो है वो उतरे और मामलात बिगड़े नहीं। इसी दौरान हमने देखा कि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में पहलगाम वाले वाक़े पर आज एक करारदाद लाई गई। भारतीय इल्ज़ामात और जो जारियत है पानी के हवाले से, उसके ख़िलाफ़ एक मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास कर ली गई। एक तासुर ये मिला कि मोदी सरकार का जो जंगी जुनून है उसने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहद कर दिया है, और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। लेकिन नेशनल असम्बली में हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनका एक क्लिप सुन लेते हैं कि उन्होंने हिमायत तो की लेकिन सेंटिमेंट्स कुछ ज़रा से और भी थे। हमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं पब्लिकली कह चुका हूँ, अपने हल्के में था कल, वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूं, आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। उसका मुकाबला एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही कर सकता है, वीक लीडर कभी नहीं कर सकता। ठीक है, पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू यही और ये कोई नई बात नहीं है। आई मीन जो इमरान खान साहब की ट्वीट आई थी, या जो कम से कम उनके हैंडल से ट्वीट की गई थी, कमोपेश यही बात है। पीटीआई का ये भी कह रही है कि ये जो करारदादे वगैरह ये तो ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर आपको वाकई पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का इनपुट चाहिए, सीरियस इनपुट, तो उसके लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने में क्या मसला है? हाँ, वाकई क्यों नहीं बुलाई? हालांकि उधर उन्होंने होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गया पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू। मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारे सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी, आज वो भी थे पार्लियामान में, और वो कुछ डिसअपॉइंटेड नजर आए। आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाज जंग पे खड़ा है, और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है, फर्स्ट तो अव्वल का आखिर खाली है। ऐसे वक्त में तो चाहिए था कि आज का इजलास सिर्फ इस बात के लिए मुख्तस होता कि वो हमें ब्रीफिंग देते, हमें सूरत हाल की तफसील बताते, हम कहाँ खड़े हैं। जो इससे पहले हमारे ISPR के DG ब्रीफिंग दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, ऐवान को जरा बराह रास्त मुत्तला किया जाता इस सारी सूरत हाल से। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे ऐवान में मेरे ख्याल में न तो कोई संजीदगी है, न हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है,
और ना हमारे मुल्क की इस मखसूस हालात का कोई संजीदगी से नोटिस ले रही है। हम तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे। हमने डिस्कस करना था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन किसको सुनाया, किसको सुनाया आखिर? तो इसलिए मैं कम अज कम ऐवान से जाना चाहता हूं और इस ऐवान का मजीद हिस्सा नहीं बनना चाहता। अच्छा, देखिए रूटीन में हमारी पॉलिटिक्स में वॉकआउट वगैरह होते रहते हैं, लेकिन जहाँ पे हम आज खड़े हैं उसमें ये एक सीनियर सियासतदान है, एंड इफ ही इज़ डिसअपॉइंटेड कि गवर्नमेंट का जो रोल है, तो आई थिंक ये कुछ हमें बताता है कि हम पार्लियामेंट की सतह पर हम कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन। हाँ, क्योंकि पार्लियामेंट ने वैसे ही फैसला नहीं लेना ना, ज़्यादा नहीं लेना, नहीं। आई मीन देखो पार्लियामेंट को भी अच्छी तरह से पता है कि वी आर अ टॉकिंग क्लब, और अब तो टॉकिंग भी नहीं हो रही। तो ये है, देखिए अब ये सारी चीजें तो इसलिए वजीर जो है वो सहमति नहीं करेंगे। क्या अच्छा कि टीवी चैनल पे उससे बेहतर ट्वीट कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, ऐसा कुछ कर लो। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे वो सत्या मैं फिर अपनी। अच्छा, अब देखो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट, वो उनकी जंगी मशकें चल रही हैं, हम जवाब में मिसाइल फायर कर रहे हैं, अगेन जैसे आपने कहा, अगेन नॉट रॉकेट साइंस लिटरली, कि भाई वी आर रेडी, आपने कुछ भी किया तो हम इसका जवाब देंगे। ये एक सिचुएशन चल रही है। अच्छा सॉरी, एक छोटा सा मैं ऐड कर दूं जो रह गई बात, कि भारतीय साइड पे उन्होंने बाकायदा ड्रिल्स शुरू कर दी, ब्लैकआउट, सायरन्स, जो पूरा होता है। और मैं देख रहा था कि लास्ट टाइम उन्होंने इस तरह की जो प्रिपेयरनेस या जो भी है ये इस वक्त जो भी माहौल बना रहे हैं वो 71 में किया था। सो दिस मे अमाउंट टू समथिंग और इट मे नॉट। देखो फिलहाल वो भी अपनी तैयारी दिखा। हाँ, नहीं देखिए, हम नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि कभी भी कोई कुछ कर दे, लेकिन जितना टाइम गुजरता जा रहा है ना, तो उनका वो जो डिप्लोमेटिक जो एक होती है ना कुशन, वो भी कम होता जाता है। क्या कहते हैं आप? कमिटमेंट ट्रैप। अच्छा, अब अपने लोगों को भी तो कुछ दिखाना है ना। तो कि यार देखो हम कितने सीरियस है। सो इट कुड बी ईदर ऑफ दोस। जाहिर है कि हम इसका हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दे सकते थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हमारे पार्लियामेंट में चल रही है, उनकी मीडिया, हर मीडिया चैनल में वो मतलब वो टॉय प्लेन्स लेकर आ जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनके जो सियासतदान हैं वो भी काफ़ी शुगल मेला कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने रविंदर रायना साहब की एक ये देखें इंस्टाग्राम रील भाई की, कश्मीर में है, बर्फ़ में है और फौज के साथ जंगी मशकें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, फुल स्लो मोशन में झिन झिन चिक चिक करके भागा जा रहा है। तो ये वहाँ के फैसल वाटर लग रहे हैं। ओके ठीक है, वैसे ही वो नहीं आते अब, मतलब अब बैन कराना चाह रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें एट द सेम टाइम यू नो आप इसको फुल स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं, इनको फुल स्क्रीन पे दिखा दें, आप उससे साथ देखना चाह रहे हैं, फुल स्क्रीन पे दिखा दें। ये देखो, ये चेक करें। अच्छा, पूरा साउंड ट्रैक आवाम का आगे ठाटे मारता हुआ, ये देखो ना यार। अच्छा यार, लेकिन क्रेडिट पे क्रेडिट इज ड्यू, बर्फ में भागना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी इस उम्र में, और वो भी स्लो मोशन में, बहुत एनर्जी लगती है। अच्छा, इन चीजों को छोड़ देते हैं ना। अच्छा, फेक न्यूज का भी भरमार है, राइट, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये हो रहा है अभी इन द शॉर्ट टर्म, और हो सकता है कि ये मीडियम टर्म तक चलता रहे। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है ना कि इस वक्त इंडिया आप पर एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर वेज कर रहा है, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से लेके इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी तक, मतलब जहां उनका पता चलता है वो कोशिश कर रहे हैं। अगेन कोई नई बात नहीं है, हमें पता है PSL वाला, हमें पता है इनका जो IPL है, और अगेन यू नो बॉलीवुड ब्ला ब्ला ब्ला, ये चलता रहा है, राइट। कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन सिंपल है, ये इग्नोर कर दें कि यार किस एक्टर का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हुआ है, किस पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट का यूट्यूब चैनल ब्लॉक हुआ है, दीज आर इरेलेवेंट थिंग्स। कैलकुलेशन सिंपली ये है कि आप ब्लीड करें, राइट। अगेन कोई नई बात नहीं है। कैलकुलेशन ये है कि यार अगर सही है, अगर दोनों को नुकसान होगा, लेकिन हम वो नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, यानी भारत नुकसान बर्दाश्त करेगा, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी ज़्यादा है, हमारी डिप्लोमेटिक क्लाउड भी ज़्यादा है, और हमारी इकोनॉमी भी ज़्यादा बड़ी है। कैलकुलेशन ये है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फॉर एग्जांपल कोई ज़्यादा दाल नहीं गल रही फॉर इंडिया, राइट। जैसे कि अगर आप देखें तो अभी पुतिन और मोदी साहब की एक फ़ोन पर बात हुई है। अच्छा, अगर आप इंडिया का रीड आउट देखें तो इट्स लाइक के
पुतिन ने कहा कि हम शदीद मजम्मत करते हैं पहलगाम की, बिल्कुल करनी भी चाहिए। और हम भारत के साथ फुल सपोर्ट के साथ खड़े हुए हैं दहशतगर्दी के जंग में, और कि भाई द परपेट्रेटर्स एंड सपोर्टर्स मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। रूस के क्रेमलिन के रीड आउट में ऐसी कोई बात नहीं है, राइट? वहां पे है कि जी बिल्कुल भारत हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान भी कई चीज़ों में हमारा पार्टनर रहा है, एंड वी वैल्यू आवर रिलेशंस विद न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। और फिर जाहिर है कि हमें बहुत कंसर्न है यहाँ पर, तुम लोग क्या कर रहे हो, चिल करो, राइट? ये अपनी जगह। लेकिन इफ वी गो इन टू लुक एट मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ओवर फ्लाइट्स, अभी एक खबर आई है, आज की खबर है कि लुफ्थांसा पाकिस्तानी एयर स्पेस को अवॉइड कर रहा है, जिसका मतलब है कि जो ओवरफ्लाइट की जो फीस होती हैं वो आपको नहीं मिल रही। मैं मान सकता हूँ ये कतरा है, लेकिन कतरे कतरे से ही दरिया बनता है, राइट? या कतरे कतरे निकालने से दरिया सूख जाता है। सो दिस इज वन। सेकेंडली IMF, राइट? आपको पता है कि हम IMF डिपेंडेंट हैं, तो एक ये भी खबर आई थी रॉयटर्स में कि भारत, क्योंकि उनका भी एक स्टेटस है IMF में एज ए कंट्रीब्यूटर या ऐसे कुछ, उन्होंने IMF को कहा कि जी आप ना इनके लोन्स वोन्स रोक दें। अच्छा, जाहिर है IMF ने इस पर ज़्यादा क्रेडिट नहीं किया, लेकिन कोशिश की है आपने, यू हैव ट्राइड टू डू इट, और एक हद तक स्ट्रैटेजी उनकी सॉलिड है। बिकॉज इफ़ यू लुक एट मूडीज़ की रिपोर्ट, तो मूडीज़ की रिपोर्ट क्या कहती है कि जी पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे थे, हम ये जानते हैं, ये एक चीज़ चल रही थी। इन्फ्लेशन का प्रेशर भी कम हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर पाक भारत टेंशन्स चलती रही तो इट विल इम्पेरल पाकिस्तान इकोनॉमिक रिकवरी। पिछले रोज़ जब हम हुसैन हक्कानी साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि भारत की एक मतलब इमर्जिंग या इकोनॉमी है ऑन अ ग्लोबल लेवल, पाकिस्तान की एक रिकवरिंग इकोनॉमी है। तो वो कहेंगे कि उनकी कैलकुलेशन है कि ठीक है, शायद हमारी इमर्जेंस साल या 1.5 साल थोड़ी सी पीछे हो जाए, मे बी, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो डैमेज होगा वो क्रिटिकल होगा। यहाँ से हम आते हैं टू द लाइफ लाइन ऑफ आवर इकोनॉमी, जो है पानी, राइट? इनका पहला काम क्यों था इंडस वाटर ट्रीटी पर हमले करने का? ये तो मोदी तो दिहाई से ट्राई कर रहा है ना। इससे पहले भी कोशिशें की गई थी, लेकिन 2006 में आई थिंक उरी हमले के बाद शायद नहीं, ये 2016 में हुआ है। 2016 में मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर, यस, जरदारी कहते हैं आसिफ अली जरदारी, इंडिया का एजेंडा है, इंडिया का मोदी का या कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। 2002 में जो है 2008 में वाजपेयी जी वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, बीजेपी की हुकूमत थी। लोकसभा पे अटैक हुआ था दिसंबर 2001 में, तो 2002 के मौसम गर्मा में भारत ने सीरियसली गौर करना शुरू किया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उससे हम निकल जाएं, लेकिन वो एक शुरू का मरहला था। मैं ये से कह रहा हूँ कि नीयत तब से है जी। 2016 का जो उड़ी हमला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें मोदी का ये कोट है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अच्छा, आज मैं ये ज़रा एक मैं चीज़ ऐड कर दूँ। आपने बात की ना कि इंडिया का एजेंडा है, अच्छा ये सदुरुस्त है। आपने वाजपेयी का जिक्र किया और मोदी का जिक्र किया। 2008 में एक और खबर आई थी कि इंडिया ने एलिजिडली जो बगलीहर डैम के रेजरवायर को भरने के लिए फी सेकंड 20,000 क्यूसेक पानी रोका था पाकिस्तान का। और उन दिनों में जो बाद में जो डीक्लासिफाइड यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी जो डिप्लोमेटिक केबल्स हैं, उनके मुताबिक उस वक्त जो सदर थे, आज भी सदर हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने फिर एक एंग्री मैसेज भेजा था मनमोहन सिंह को, भारत के वजीर आज़म मनमोहन सिंह को। और क्योंकि जो यहाँ पर वाटर प्रोटेस्ट हो रही थी तो फोकस सारा जरदारी साहब पे आ रहा था ना, उनकी हुकूमत पर आ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि यार ये आप क्या करना चाह रहे हैं। और उस वक्त के जो US एम्बेसडर थे टू पाकिस्तान एंड पीटरसन, उन्होंने भी कहा था कि यार ये एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट इशू है। तो प्लानिंग इतनी पुरानी है जी। वो सर अच्छा, उसमें प्रवीण स्वामी जी आर्टिकल जी प्रिंट में पढ़ रहा था, वायर वाले, उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इधर से जो धमकियां दे रहे थे वो 2002 के बाद वो हाफिज सईद थे कि जी आपने अगर पानी रोका तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उधर से जो सरकारी हुक्काम हैं वो उसका जवाब दे रहे थे। और उस ज़माने में आपको याद होगा 2008 की जो आपने बात की, हमारा जो मीडिया था उसमें मुसलसल रोज़ाना ये खबरें आती थी, भारत ने रोक दिया, पानी बंद कर दिया,
और एक हमारे यहाँ टेंशन की फ़ज़ा हो गई थी जो बाद में ज़ाहिर है डिफ्यूज़ हो गई थी। अच्छा, ये जो रिएक्शन था उसके बाद नवंबर में जो मुंबई में अटैक हुए थे, उसके बाद भी मुसलसल ये बातें गर्दिश करती रहीं कि पानी पानी पानी। और उस दौरान ये ज़रूर हुआ कि इंडिया ने कोई 4 या 5 जो मंसूबे थे कश्मीर में, उन पे तेज़ी दिखानी शुरू कर दी थी, अभी मोदी साहब नहीं आए थे। तो पाकिस्तान एतराज़ करता रहा उन मंसूबों पे। थोड़ा सा अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो पानी पे हमारी डिस्कशन जारी है। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सिंध तास मुआहदे की, भारत पाकिस्तान कशीदगी की और इन रिपोर्टों की जो कि भारतीय मीडिया में आ रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया है। तो बात है दरिया चनाब और दरिया झेलम की, और उसमें कहा यह जा रहा है इंडियन मीडिया में कि बगलियार डैम जो कि चनाब पर है उसमें पानी जो है भारत ने रोकना शुरू कर दिया है, और फिर किशन गंगा डैम है झेलम पर, जिसके बारे में प्लानिंग की जा रही है कि पाकिस्तान को पानी वहाँ से रोका जाए। तो अब जाहिर है कि हम जानते हैं कि वहाँ पे ऑडियंस को भी जमाए रखना है मोदी सरकार को, तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकना भी चाहे तो उसे कई साल लगेंगे रिजर्वॉयर्स बनाने में, डैम्स बनाने में, पानी को डाइवर्ट करने में। लेकिन आज की सूरत हाल की हकीकत क्या है? हमने बात की साबिक इंडस वाटर कमीशन के जमात अली शाह साहब से, जो माजी में भारत के साथ डील करते रहे हैं इस मामले पे, और थोड़ा सा ये बस क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कि मीडिया में जो कुछ चल रहा है इसमें कोई हकीकत है या नहीं। तो पहला सवाल उनसे यही था कि बताएं कि ये जो पानी रोकने की जो बात आ रही है अभी आजकल, उसमें कितनी हकीकत हो सकती है? इसमें इमीडिएटली तो या पाकिस्तान का पानी जो है वो ब्लॉक नहीं कर सकता, ना रोक सकता है। लेकिन जो उसके पास लेट्स सपोज 2 प्रोजेक्ट्स हैं, रिवर चनाब और बगलिया है, सलाल है, तो इसमें कुछ एक लिमिटेड स्टोरेज जिसको हम पांडेज कहते हैं, जो बिजली बनाने के मंसूबों में होती है, तो ट्रीटी को वायलेट करके उनकी डिप्लीशन और रीफिलिंग जो है वो पॉसिबल हो सकती है। लेकिन उसके लिए इंडिया को अपनी पावर प्रोडक्शन फोरगो करनी पड़ती है। तो लेट्स सपोज अगर वो अपनी पावर प्रोडक्शन को फोरगो कर दे तो फिर वो उसकी डिप्लीशन जो है वो कर सकता है, और रीफिलिंग के लिए इस मौसम में मेरा ख्याल है 1.5 से जो है ना 1 से 1.5 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जो वो उसने डिप्लीशन की है वो भी पानी हमारे पास आएगा, और जाहिर है कि जब थोड़ा सा पानी कम होगा तो हमें मराला पर इसकी फीलिंग आएगी। लेकिन ये 1-1.5 दिन में पानी जो है जितना अपस्ट्रीम है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। और उससे मेरा शायद इंडिया ने ये भी बेनिफिट लिया होगा कि जो सिल्ट प्रोजेक्ट्स में अगर आ जाए तो उसको वो फ्लश कर सकते हैं पावर हाउस बंद करके। तो ये भी मैकेनिज्म जो है इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंटेलिजेंस बेस्ड पे जो है पाकिस्तान को मेरा ख्याल है ये लेनी चाहिए थी। लेकिन जो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया के पास अभी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके या डाइवर्ट कर सके या इसको स्टोर कर सके। अच्छा, तो एक और सवाल ये है कि जब भारत ने ये ऐलान किया कि हम सिंध तास मुआहदे को सस्पेंड कर रहे हैं, तो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो था कि हेल्ड इन अबेंस। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम टर्मिनेट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं। बट व्हाट डज़ इट मीन? क्योंकि ये लीगल ज़बान में इसके फिर इम्प्लिकेशंस होती हैं। तो जमात अली शाह साहब से अगला सवाल ये था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इस वक्त स्टेटस क्या है इंडस वाटर ट्रीटी का दोनों मुल्कों के दरमियान? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ट्रीटी इज स्टिल अलाइव फ्रॉम इंडियन साइड एज वेल। क्योंकि अगर इंडिया ने इसको स्क्रैप ही करना होता तो ख़त्म करना होता तो ये हमारे हाई कमिश्नर को दिल्ली में मार्च में ही दे देते। तो टेक्निकल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर हमारे टेक्निकल मिनिस्ट्री पाकिस्तान को लिखने का मकसद यही है कि ये ट्रीटी जो है अपनी जगह पर चल रही है, लेकिन इसको हम ब्रीच समझते हुए एंडेवर करना चाहिए है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी। और लॉबिंग एक जो है मैं समझता हूँ कि एक
अहम एलिमेंट है कि हम इस पे जो है वो लॉबिंग करें, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये प्राइम मिनिस्टर की थी और ये रिपीट हुई है, 2016 में भी थी, 2025 में भी दी है इनके प्राइम मिनिस्टर ने। इसको सीरियस लेना चाहिए है और हमें इस पर तमाम पेशबंदी के साथ आगे चलने की मैं समझता हूँ ये ज़रूरत है। तो ये जो धमकियां हैं, ज़ाहिर है इसको हमें सीरियस लेना चाहिए। आपने भी बताया कि माजी से ये ख्वाहिश है सिर्फ मोदी सरकार की नहीं बल्कि इंडिया एज अ स्टेट की। तो अगर आगे या पीछे इंडिया को ये करना है तो हमें क्या करना होगा, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? मैं आप पे एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जो जमाल साहब बोल रहे थे कि जो सलाल और बगलीहर प्रोजेक्ट्स हैं ना, सलाल 1987, बगलीहर प्रोजेक्ट 2008-2009, जो साबिक इंडियन सेंट्रल वाटर कमीशन के जो हेड रहे हैं कुशविंदर वोहरा साहब, उनका अभी एक बयान आया है कि सस्पेंशन या अबेयंस का मतलब ये है कि जो हमने हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स या रेजर्वायर बनाने थे सलाल और बगलीहर के साथ, जो हमने नहीं बनाए, अभी काम शुरू हुआ है उसके ऊपर, अब हम उनको फुली परस्यू कर सकते हैं। ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, ये उनका इरादा है, इट्स वेरी क्लियर। तो सलाल और बगलीहर में जो रेजर्वायर की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा रहा है, जैसे अभी इन्होंने कहा था डीसिल्टिंग के बारे में। अब देखिए, हम जानते हैं कि वो आज नहीं बंद कर सकते, कल नहीं बंद कर सकते, इस साल या अगले साल नहीं बंद कर सकते, लेकिन प्लानिंग जो होती है वो इरादों पर होती है, वो कैपेसिटी पर होती है, इंटेंशंस पर कम। अब हमें पता है पाकिस्तान में कि अगर ये ना भी हो तो वी आर अ वाटर स्केर्स कंट्री। हमें ये भी पता है कि पानी का मतलब है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी क्या कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। 80% पानी तो वही पी जाता है, 80% पानी वहां जाता है, राइट। अच्छा, एग्रीकल्चर मीन्स फूड सिक्योरिटी, और आज के दौर में या शायद किसी भी दौर में फूड सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी, राइट। और स्पेशली अगर आप देखें जिस रफ्तार से आपकी आबादी बढ़ रही है और जितने हमने ग्लोबल सप्लाई शॉक्स देखे हैं, कोविड ले लो, जंगे ले लो, यूक्रेन की जंग, तो यू हैव टू बी रिलायंट। अब पहले ही हमारे नीचे एक आग लग जानी चाहिए थी कि यार इसको वॉर फुटिंग पे करना है, लेकिन अब तो वाकई वॉर आपके सर पर है, तो अब तो आपके पास कोई बहाना नहीं है। सवाल है क्या किया जाए और कैसे किया जाए। और अभी एक वक्फा लेते हैं तो फिर इसी मौजू पर बात हो। वेलकम बैक। तो जी बिल्कुल, सवाल यही है जिसके हम जवाब में तलाश हैं कि अगर हम जानते हैं कि पाकिस्तान में पानी की शदीद किल्लत है, आने वाले सालों में मज़ीद किल्लत होगी, और फिर अब भारत कह रहा है कि यार हम आपके नलके बंद करने वाले हैं, तो ये एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। पहलगाम से पहले 750 गैलन पर पर्सन पानी हमारे पास मौजूद है। पहलगाम से पहले उसका हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्या हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर 1000 बार हमने बात की है। और मत भूलें कैनाल समूरा ना मंजूर, ये आपके यहाँ इंटरनल टेंशंस भी हैं। बहरहाल आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट उज़ैर यूनुस साहब एंड बिजनेस रिकॉर्डर के रिसर्चर आदिल मंसूर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब उज़ैर से मेरी कुछ देर पहले बात हो रही थी, ओवर द वीकेंड हमारी कई बार बात हुई है, और उज़ैर साहब का कहना है कि जैसे कि माजी में एक सब्ज़ इनकलाब आया था जिसमें फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ी थी, फूड सिक्योरिटी के काफ़ी इश्यूज़ अगर हल नहीं हुए थे तो कम से कम एड्रेस तो हुए थे, ऐसी तर्ज पर हमें एक नए सब्ज़ इनकलाब की ज़रूरत है, क्योंकि पुराना इनकलाब अब पुराना हो गया, इट हैज़ रन आउट ऑफ स्टीम। और आदिल मंसूर साहब हमें बताएंगे कि ये जो बिग पिक्चर ब्लू स्काई थिंकिंग है हमारी, ये ऑन द ग्राउंड किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो उज़ैर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाह रहा हूँ, ये जो नए सब्ज़ इनकलाब की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम, जाहिर है इसके जो ब्रॉड कॉन्टूर्स हैं आपकी नज़र में, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो क्या होंगे? ज़रा इस नए इनकलाब के जो ब्रॉड कॉन्टूर्स हैं वो फंडामेंटली ये है कि आपने हार्डवेयर से और हार्डवेयर मोड की थिंकिंग से अब सॉफ्टवेयर मोड की थिंकिंग की तरफ जाना होगा, जिसमें बिलखुसूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, GPS सेंसर्स का इस्तेमाल, उससे एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर, और उसके साथ साथ मॉडर्न टेक्निक्स इरिगेशंस की, सीड डेवलपमेंट की और फर्टिलाइज़र यूज़ की आपने इस्तेमाल करना होंगी। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 20वीं सदी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पाकिस्तान जैसे ममालिक में आया तो उसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ,
हर फार्म में जो है ट्रैक्टर दिया गया, अच्छे बीज दिए गए, बासमती राइस जैसे बीज जो आज हम खाते हैं वो उस दौरान आए, लेकिन उसके साथ और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हुआ। उसने प्रॉब्लम्स उस वक्त के तो सॉल्व कर दिए, लेकिन एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी कि आपको इनपुट ज़्यादा चाहिए बेहतर आउटपुट लाने के लिए। अब क्योंकि दुनिया में तरक्की हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, सस्ती बिजली सोलर की वजह से, और उसके साथ साथ कंप्यूटर सेंसर्स और सैटेलाइट कनेक्टिविटी की वजह से पॉसिबल हो गया है कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने फार्म के इनपुट्स को ऑप्टिमाइज़ करें। और उसकी वजह से ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन 2 का जो मैं जिक्र आपसे भी कर रहा था वो पॉसिबल हो चुका है। पाकिस्तान को इसकी शदीद ज़रूरत इसलिए क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन से पहले ही मौजूद था, लेकिन उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज का भी इशू है, और उसके साथ साथ एक और बड़ा इशू कि आपका जो किसान है उसको आपने ग्रेजुएट करना है हायर प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स की तरफ, तो वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आपका फार्म मॉडर्नाइज ना हो, और उस फार्म को मॉडर्नाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और नए सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। तो अच्छा, ये जो हमारा ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है उज़ैर, उसमें ये सारे पॉइंट्स हमने वक्तन फ़वक्तन सुना है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के ज़रिए वो ये सब करना चाह रहे हैं। इज़ इट नॉट पार्ट ऑफ दिस सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं? देखें, जो एक फंडामेंटल फ्लॉ है वो ये कि थिंकिंग के अंदर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी लेड ये इनिशिएटिव है, आपको अभी भी पुरानी हार्डवेयर, बड़े कनाल्स, मेगा प्रोजेक्ट्स की सोच नज़र आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर छोटे किसान की बात नहीं की जा रही, सिर्फ कॉर्पोरेट फार्मिंग या बड़ी ज़राई ज़मीन के ऊपर काम करने की बात की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान के जो पहला सक्सेस था ग्रीन रेवोल्यूशन का, उसमें भी छोटे किसान ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया, और अगर आप छोटे किसान को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, उसकी जो सॉल्यूशंस हैं, उसकी ज़रूरियात हैं, उनके ऊपर सॉल्यूशंस नहीं लाएंगे, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे इनिशिएटिव के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां एग्रीकल्चर रिसर्च होती है, उस पर बात नहीं की जा रही, और उसके साथ साथ आपकी जो इश्यूज़ हैं इस वक्त फार्म के अंदर, बिलखुसूस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें ट्यूबवेल्स का जो इस्तेमाल हो रहा है, अब पहले आप बिजली सब्सिडी किसान को देते थे ताकि वो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करे, अब आप सोलर लगा के उसको कह रहे हैं कि अब और सस्ती बिजली से आप पानी निकालें, ये इनएफिशिएंट यूज़ है। तो इस पूरे इनिशिएटिव में मैं समझता हूँ कि छोटे किसान को साथ नहीं रखा गया, और जो 21वीं सदी की जो इनोवेशंस हैं जो छोटे किसान को रेवोल्यूशनाइज कर सकती हैं, उन पे फोकस नहीं दिया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब ये मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ, जब आप बात करते हैं ना सॉफ्टवेयर सेंसर्स की, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग उज़ैर, बेसिकली आप कह रहे हैं कि जैसे सैटेलाइट मैपिंग और सॉइल की जो टेस्टिंग होती है उससे आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पर ज़मीन में पीएच ज़्यादा है, यहाँ पर इस तरह की फसल जाएगी, यहाँ पर कम है तो यहाँ पर इस तरह की फसल जाएगी। सेंसर से फिर आपको पता होगा कि यार एग्जैक्टली कितना पानी कौन सी फसल ले रहा है। हम तो फ्लड इरिगेशन करते हैं ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मोर और लेस मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ? बिल्कुल आप दुरुस्त समझ रहे हैं, बल्कि मेरा अपना छोटा सा एक बैकयार्ड है जहाँ मैं पौधे उगाता हूँ, तो वहाँ एग्जैक्टली इसी तरह होता है कि मेरा जो वाटर सिस्टम है, मतलब 200 स्क्वायर फुट का वो प्लॉट है, उसके अंदर वाटर सिस्टम सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, मौसम के चेंज के हिसाब से वो खुद पानी देता है। उस पर जो है आप हर थोड़े दिन बाद सॉइल का टेस्ट कर सकते हैं, उसका वाटर लेवल टेस्ट कर सकते हैं, वो एडजस्ट होता है। आप कई किसानों पे बिलखुसूस यूएई के अंदर और चीन के अंदर अब टेस्टिंग हो रही है कि आप ड्रोन्स के थ्रू हीट मैपिंग कर सकते हैं अपने किसान की ज़मीन की। पेस्ट अगर उसको खा रहा है तो बड़ा स्पेसिफिक आप स्प्रे कर सकते हैं सिर्फ उन जगहों पे जहाँ पे पेस्ट जो है वो नज़र आ रहा है आपको ड्रोन की फुटेज से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं। और ज़रार इसके अंदर एक जो सवाल हमेशा लोगों के जहन में आता है कि ये बड़ी महंगी चीज़ें हैं। असल बात यह है कि इस वक्त ये महंगी चीज़ें नहीं हैं। जिस हिसाब से इनोवेशन दुनिया में हो रही है और जिस तेज़ी से कैमरा, सेंसर्स, जीपीएस सिस्टम्स, इन सब की कीमतों में कमी आ रही है, ये अचीवेबल है। बल्कि मैं आपको कहूँगा कि जो लोग शौक़ रखते हैं वो खुद अली बाबा पे या किसी भी और ई कॉमर्स वेबसाइट पे चले जाएं, ये सिस्टम्स आपको $200-300 में एक छोटे लॉट ऑफ लैंड के लिए मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए इस वक्त। सही है, सही है। अच्छा आदिल, अब थोड़ा सा हम ग्राउंड की तरफ आते हैं। अगेन कि ये तो होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस वक्त हो क्या रहा है? पहले जो बात कर रहे थे कि इस वक्त हो क्या रहा है,
तो इस वक्त मैं आपकी ही कुछ पढ़ा था कि तकरीबन जो मेजर हमारे जो कैश क्रॉप्स हैं उसमें हम 70 से 80 मिलियन एकड़ फीट पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने शायद ये लिखा था कि इसको हम आधा कर सकते हैं सिर्फ एफिशिएंट इरिगेशन एप्लीकेशन से। अगर हम कर सकते हैं तो अभी तक क्यों नहीं किया? शायद ये कोई अहमकाना सवाल है, लेकिन फिर भी आपसे जवाब चाहूँगा मैं। अच्छा, सो इफ आई टेक फ्रॉम व्हाट उज़ैर हैज सेड सो फार, बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसान गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के और टेक्नोलॉजी लेकर आने के, तो यानी कि वो चीज़ ज़्यादा मकदार में लगाएगा जो उसके पास फ्री है या वाफिर मकदार में है। वो फ्लड इरीगेशन का मतलब था हिस्टोरिकली कि उसके पास पानी एक्सेस में है या पानी की जो मकदार है उस पर कोई प्राइसिंग नहीं है। अब आगे जाके क्या होने वाला है, इंडिया हमसे होपफुली वो काम करा सकता है जो क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटलिस्ट्स की दुआएं, उनकी ख्वाहिशात, वो कोई भी ना जो करा सका वो शायद इंडिया, और इंडिया का जो बूगी है वो हमसे करा ले। वो ये है कि हम एफिशिएंसी की तरफ चले जाएं। हम एफिशिएंसी की तरफ कैसे जा सकते हैं? उसका सिर्फ एक और एक हल है, वाटर प्राइसिंग। हमको पैसे देने की आदत नहीं है। पहले हमको बिजली के कुंडों की आदत थी, उससे पहले हमको उसके बाद हमें गैस मुफ्त सुई गैस मुफ्त खाने की आदत थी, और साथ में हमको पानी के पैसे देने की आदत नहीं है। आप और हमारे घरों में भी शायद, अगर जिसके यहाँ कराची के वाटर बोर्ड से पानी आता है, पानी का बिल शायद 1000, 2000, 5000 रुपये से ज़्यादा ना आता हो, विच इज़ बेसिकली नथिंग। पाकिस्तान को वाटर प्राइसिंग की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाटर प्राइसिंग की एग्रीकल्चर में है, क्योंकि फार्मिंग बाय मोस्ट एस्टिमेट्स 90% से ज़्यादा पाकिस्तान का अवेलेबल सरफेस वाटर या स्वीट वाटर कंज्यूम करता है, बोथ वो जो कि ज़मीन से ऊपर है और वो जो ज़मीन से नीचे ग्राउंड वाटर में है। उज़ैर ने सोलराइजेशन की बात की, बहुत अच्छी चीज़ है सोलराइजेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर रही है फार्मर की, लेकिन रिसर्च ये भी कहती है साथ में कि सोलर ने ट्यूबवेल्स इतने सस्ते कर दिए हैं कि वो जो पहले डीजल ख़रीदता था, और डीजल की प्राइस वॉज अ लिमिटिंग फैक्टर ऑन दी अमाउंट ऑफ वाटर जो वो ट्यूबवेल से निकालेगा, सोलर की वजह से अब बेसिकली ग्राउंड वाटर वर्चुअली और भी फ्री हो गया। तो जहाँ जहाँ ग्राउंड वाटर अवेलेबल है वहाँ उसकी वहाँ ग्राउंड वाटर इस रफ्तार से निकाला जा रहा है कि आपकी जो वाटर टेबल्स हैं वो 1000 और 1200 और 1500 फीट नीचे जा चुकी हैं। तो हल ये है वाटर प्राइसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। अभी आपने देखा होगा जब पंजाब में सीएम पैकेज आया, जिसकी हमने पिछले 2 हफ्तों में बात की थी, तो सबसे पहले किस चीज़ पे आके टांग टूटी? वाटर प्राइसिंग पे। उन्होंने कहा आबियाना जो है वो अगले 6 महीने के लिए मुफ्त कर दो। तो द मोमेंट हम अबंडेंस के पैराडाइम से निकलेंगे कि ये पानी है और ये पानी मुफ्त है और पहाड़ों से आता है और हमारा गॉड गिवन राइट है, टू अ पैराडाइम जहां हम ये एक्सेप्ट करेंगे एज अ नेशन के ये एक लिमिटेड रिसोर्स है जस्ट लाइक एनी अदर रिसोर्स, और उसकी हम एक प्राइस देना शुरू करेंगे, देन एवरीथिंग विल शिफ्ट। वो शिफ्ट ओवर टाइम आएगा। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि जो आज 5000 रुपये पानी का बिल देता है वो कल से 5 लाख रुपए देना शुरू कर दे, बट वो जैसे ही उस ट्रांजिशन की तरफ जाना शुरू करेंगे एवरीथिंग विल चेंज। जिन 5 मेजर कैश क्रॉप्स की पहले बात हुई कि ये वो कैश क्रॉप्स हैं जो कि 80% ऑफ टोटल अवेलेबल वाटर कंज्यूम कर लेती हैं, वो बिल्कुल कर लेती हैं। वो इसलिए कर लेती हैं क्योंकि वाटर काफ़ी मिकदार में और उसके पैसे किसी को देने नहीं हैं। जिस दिन प्राइसिंग शुरू हो गई पानी की, तो वो क्रॉप्स कल्टीवेट होंगी जो कि हाई वैल्यू लो डेल्टा होंगी, यानी कि कम पानी का इस्तेमाल करेंगी और उनकी पर एकड़ प्रोडक्टिविटी हायर होगी। तो ठीक है। अच्छा, आदिल जस्ट होल्ड दैट थॉट जी। वाटर प्राइसिंग ये आ गया है, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू ये हो रही है कि पहलगाम ना भी होता तो पानी का क्राइसिस तो मौजूद था, उससे अब सीरियसली कैसे निपटा जाए, अब जबकि पहलगाम भी हो चुका है और सिंदास का भी इशू है। आदिल और उज़ैर साहब, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, जो जिसे अच्छा लगे उसका जवाब दे। एक पूरा तबका है इस दुनिया में, वो ये कहता है कि वाटर इज़ अ ह्यूमन राइट, उसको आप कमोडिटी क्यों कहते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में जो किसान है वो इस बात पे रोता रहता है कि खाद महंगी हो गई है, ज़मीन, आउटपुट, बीज और मौसम और ये सब ने उसकी ऐसी तैसी कर रखी है। अब अगर आप पानी पे भी टैक्स लगा देंगे, आबियाना वो पहले भी दे रहा है, गो के वो नॉमिनल है, तो फिर वो किधर जाएगा। अभी तो ये है ना कि वो
आड़ती ने जो है उसकी फसल ना उठाए तो उसे ट्रैक्टर फेर देना पड़ता है पूरी फसल पे, हालांकि इतना पानी भी ज़ाया होता है, उसके बावजूद ये होता है। 40% वैसे ही वेस्ट हो जाता है हमारी जो फसलें हैं। तो इसमें क्या करें? पूछ ले, बता रहे किससे पूछ रहे हैं आप? आदिल आप बता दें। जी तो सर, हम अगर मैं स्टार्ट करूं इसका जवाब देना, तो सवाल ये है कि जब वो बाकी तमाम चीज़ों के लिए इतने पैसे दे रहा है, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे आड़ती का सूद हो, चाहे सीड हो, तो पानी क्यों उसको मुफ्त मिले? लेकिन असल में अगर मैं सार्केज़म से थोड़ा एक स्टेप आगे लूँ तो बात दरअसल ये है कि आपने उसको ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना कि तुम पानी फ्री ले रहे थे, आज से तुमसे उस पर टैक्स लिया जाएगा या अभियाना लिया जाएगा। हमने उसको ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि तुम जितना पानी इस्तेमाल करते थे और उससे जो तुम वैल्यू कमाते थे, तुम थोड़ा पानी इस्तेमाल करके भी इससे ज़्यादा वैल्यू कमा सकते हो। ये पॉसिबल है, दुनिया में ऐसा हो रहा है। उसके लिए जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है, जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, वो सरकार की, सिस्टम की जिम्मेदारी है। वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, बिल्कुल करे। बट देखिए, हमें थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत है। हम वाहिद उन मुल्कों में से हैं जहां स्पेशली पंजाब और सिंध की जो इंडस बेसिन की जो बेल्ट है, जो साल की 3 क्रॉप और कहीं कहीं 4 क्रॉप भी ले लेती है एक ही ज़मीन से एक साल के अंदर। हमारे ही पड़ोसी मुल्क भारत में, जो कि हमारा पानी कम बंद करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे यही कपास लगती है जो यहाँ लगती है, लेकिन वो कपास रेन फेड एरियाज में लगती है, यानी कि जहाँ पे सिर्फ बारिश का पानी होता है, ग्राउंड वाटर थोड़ा होता है या ना होने के बराबर होता है, और सरफेस वाटर यानी कि कैनाल वाटर जो कि दरिया का पानी होता है वो होता ही नहीं। यूएस में, जहाँ से उज़ैर हैं, उज़ैर कैन बेटर एजुकेट ऑन दिस, मोस्ट मेजर क्रॉप्स जहाँ पे यूएस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कंट्री इन द वर्ल्ड। मोस्ट मेजर क्रॉप्स, चाहे वो कॉर्न हो, सोयाबीन हो, वो साल में या तो एक बार लगती हैं ज़मीन पे, यानी कि कोई मल्टीपल क्रॉप साइकिल नहीं होता। उसमें ज़ाहिर है वेदर का भी एक एलिमेंट है कि यूएस में इतनी ठंड पड़ती है इन सम मंथ्स के वहाँ पे दूसरी क्रॉप लगाई नहीं जा सकती। लेकिन वो क्रॉप जो लगाई जाती है साल में एक बार, वो भी रेन फेड, काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ रेन फेड में लगाई जाती है। लेकिन सिर्फ कुदरती रेन फेड पानी होने के बावजूद भी फार्मर अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी मेथड्स अप्लाई करने की वजह से, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से, अच्छी एडवाइजरी इस्तेमाल करने से, अच्छा सीड इस्तेमाल करने से, एफिशिएंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इस्तेमाल करने से इतना बेहतर कमा लेता है कि उसको दूसरी, तीसरी, चौथी क्रॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सेंट्रल पंजाब में ऐसी बेल्ट्स हैं जहाँ पे एक ही साल में किसान गंदम भी लगा रहा है उसी ज़मीन पे, फिर चावल कोई कुछ किसान ऐसे हैं जो चावल की 2 फसलें ले रहे हैं, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन की, और साथ में आलू भी लगा रहे हैं। तो ये आप ये देखिए, हम ज़मीन के साथ क्या कर रहे हैं। हाँ। तो ये जो हमारे साथ जो हुआ है, मेरी दुआ शायद ये है कि शायद ये अच्छा हो रहा है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज शायद हम वो अपने लेगेसी तरीके दुरुस्त कर लें जो कि हमसे कोई और नहीं करा सका और कोई और करा भी नहीं सकता था। ठीक है आदिल, दुश्मन शायद करा ले। आई थिंक आपका बिल्कुल ये पॉइंट सही है कि पानी की वेस्ट मैनेजमेंट, चाहे वो सरकार की सतह पर हो या फार्म की सतह पर हो। उज़ैर, आप पहले बात कर रहे थे कि हमें जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, उसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा अहम रोल है। और आपने कहा कि वो टेक्नोलॉजी इतनी महंगी भी नहीं है, राइट। $200-300 पे भी जो है एक छोटा काश्तकार अपना एक्सपेरिमेंट कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो शायद आड़े आ सकती है वो ये कि हमारे यहाँ लिटरेसी या अवेयरनेस जो है, या उसमें आपको नज़र आता है कि गवर्नमेंट ने या किसी लेवल पे कोई काम हो रहा है कि उसी फार्मर को आप ये बताएं कि जी आपका इसमें ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप इस तरह से चीज़ों को लेके चलें, टेक्निकली एजुकेट करें। अपॉर्चुनिटी रही है पिछले कई सालों से, और ये अबंडेंस की जो कॉन्वर्जेशन आदिल कर रहे थे और वसत साहब ने जो सवाल किया, उसका मैं आपको दूसरे सेक्टर से एग्जांपल दे देता हूँ। 60s और 70s में जापान का ऑटोमोटिव सेक्टर उभर के सामने आता है, और 70s के ऑयल शॉक के बाद उसने दुनिया में टोयोटा, होंडा, आज जो हम कहते हैं होंडा 70cc में थे, होंडा इलेसा, वो ज़माने की इनोवेशन थी। वो क्यों इनोवेशन जापान ने की? जापान ने इसलिए की क्योंकि वो एक आइलैंड मुल्क था जिसके पास इतने पैसे नहीं थे और तेल के ज़खायर नहीं थे, तो उन्होंने इनोवेशन की और एफिशिएंसी की तरफ बढ़े। तो आज जो है पूरी दुनिया में आज तक जापानी गाड़ी और जापानी इंजन और जापानी मोटरसाइकिल जो है वो मानी जाती है फॉर इट्स एफिशिएंसी। कंपेयर दैट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसके पास तेल
बहुत ज़्यादा मौजूद था और सस्ते तेल की आदत थी, तो उनकी V8 गज़लर जो हैं वो ऑयल शॉक के बाद तबाह बर्बाद पूरा सेक्टर हो गया, क्योंकि उन्होंने एफिशिएंसी पर रुझान नहीं दिया। एग्रीकल्चर में भी यही पाकिस्तान को करना होगा कि आपने एफिशिएंसी की तरफ जाना है और उस एफिशिएंसी के अंदर आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है अपनी, और इनोवेशन को जो है वो अपने किसान, छोटे किसान तक पहुंचाना है। जहाँ तक ट्रेनिंग और लिटरेसी की बात है, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो वेव अब दुनिया में आ रही है उसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा हुकूमत की इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे 10-15 साल पहले हम कह सकते थे कि अगर मॉडर्न साइंस या मॉडर्न एग्रीकल्चर की आपने एजुकेशन लेनी है तो आपने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी पे जाना होगा। आज वही कोर्सेज रियल टाइम में ट्रांसलेट होके आपको पश्तो में भी मिल सकते हैं, बलोची में भी मिल सकते हैं और सराइकी में भी। जो लो रिसोर्स लैंग्वेजेस हैं दुनिया की, उसके अंदर हुकूमतें, बिलखुसूस भारत का अगर आप प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसलेशन का देखें, पढ़ें उसके बारे में, तो उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। पाकिस्तान की हुकूमत भी ये कर सकती है। सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप किसान को बता सकते हैं कि जी वेदर पैटर्न्स इस तरह चेंज हो रहे हैं, आपका क्रॉप इंश्योरेंस इतना होगा, अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता सैलाब आ जाए तो क्रॉप इंश्योरेंस ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड फार्मर हैं। और उस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि आपने कुछ मॉडर्न एजुकेशन लेनी है थ्रू अ मोबाइल फ़ोन बेस्ड सिस्टम या कोई और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो अगेन कहने का मकसद ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन दुनिया में आ रहा है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो पूरी की पूरी मईशत को तब्दील कर देगा। जहाँ तक हम चीन में अब फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कि डार्क फैक्ट्रीज चल रही हैं जहाँ रोबोट माल बनाता जाता है और लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान को भी इन चीज़ों पे अडॉप्ट करना होगा, लेकिन पहला कदम जो है इस अडॉप्शन का वो आपका छोटा किसान है। अगर आप छोटे किसान को उसी तरह पार्टनर समझेंगे जिस तरह आपने पहली ग्रीन रेवोल्यूशन में समझा था, तो वो सारी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी मईशत में जो उस वक्त भी हुई थी। लेकिन अगर आप छोटे किसान को पीछे छोड़ देंगे तो आपकी मईशत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। नहीं तो आदिल ये बताएं कि अभी हम इस तरह बात करेंगे जैसे ये बाकी मुल्कों में हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो सकता है। इज़ इट हैपनिंग और नॉट? आप क्योंकि ऑन ग्राउंड फार्मिंग कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ मिसालें मौजूद हैं सिंध में, पंजाब में, कहीं पे जब छोटा किसान डिजिटल लिटरेसी की तरफ जा रहा हो, ये टूल्स अपना रहा हो। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, बिकॉज ना इस वक्त जहाँ पर हम हैं वहाँ ना गवर्नमेंट के पास ये स्पेस है कि वो इन फैसिलिटीज़ के ऊपर या इन एडवाइजरीज़ या इस सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च कर सके। और फार्म इकोनॉमी में भी एक कैश क्रंच है जिसकी वजह से शायद फार्मर भी ना कर सकें। बट आई थिंक कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। जब प्राइसिंग आना शुरू होगी पानी की और बाकी चीज़ों में भी जैसे आ रही है, तो इसका ओवर टाइम अच्छा फ़ायदा होगा ही, क्योंकि या तो किसान के लिए अगर फार्मिंग ऑन हिज लेगेसी मेथड्स अनवायबल हो जाएगी तो या तो वो फार्मिंग छोड़ देगा या वो हाई प्रोडक्टिविटी मेथड्स जो भी हैं वो उनको अपनाएगा। हमारे यहाँ, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में कपास ख़त्म हो गई, ये रोना बहुत सुनते होंगे, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है कि जो किसान कपास छोड़ के गया वो उन क्रॉप्स की तरफ गया जहाँ वो आज ज़्यादा कमा रहा है। बिल्कुल। तो जहाँ एक नुकसान होता है, उस नुकसान के पीछे एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं से अराइज होती है। वो अराइज ऐसे होगी कि प्राइसिंग विल फोर्स पीपल ओवर टाइम कि वो ये मेथड्स अप्लाई करें। बहुत शुक्रिया, सॉरी वक्त खत्म हो रहा है। अगेन वही बात है कि इनोवेट और डाई यार, सीधी बात है। बट ये इट साउंड्स लाइक कि हम खुद कुछ प्लानिंग करके नहीं जा रहे, बट हमें हालात और वाकयात जबरदस्ती धकेल रहे हैं। ऐसा ही है समाज में नॉर्मली ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे इन्होंने कहा था ना कि जो मतलब क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटलिस्ट और वाटर एक्सपर्ट्स पिछली 4 दहाइयों से रो के पागल हो गए हैं। मे बी इंडिया विल मेक अस डू व्हाट दे कुड नॉट मेक अस। ज़रूरत आपको बालों से पकड़ के खींच के ले जाती है नए दौर में, अगर आप हेजिटेंट हो। नहीं, लोग तो तबाह हो जाएंगे ना। जिस तरह ये कह रहे हैं कि लोग छोटा फार्मर छोड़ देगा, बोलेगा जी मेरे बारे में नहीं आ रहा, मैं तबाह नहीं होंगे। तबाह या तो इनोवेट करेंगे या तो फिर तबाह हो जाएंगे। चल सॉरी, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। आपस में हम बात कर रहे हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।